जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्यामेंद्र स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए आप लोगों के लिए 2021 जुलाई वाला पेपर जो ऑफलाइन हुआ था। तो आज इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे ये भी पता चल जाएगा आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इसीलिए ये आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए शुरुआत करते हैं हम। देखो सेम टू सेम वही पेपर लेकर आया हूं मैं 2021 जुलाई। ठीक है, देखते हैं हम। इसमें सबसे पहले क्या दी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी CDP को। अब इसमें पहला प्रश्न लेते हैं। CDP का क्या है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन, विकल्प देखो, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। अब यहाँ पे क्या है, एक बच्चा था, खेल रहा था रोहन, और खेलते खेलते उसको चोट लग गई। तब उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह मत रोया कर। ये अब लड़कियों की तरह, अब ये तो लैंगिक रूढ़िवादिता हो गई, जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब लड़कियों को समाज में कम आंका जाता है ताकत में, हर चीज़ में, तो ये नहीं करना है। तब यहाँ पे लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, पहला विकल्प सही है। ठीक है, इसमें सेकंड में क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, ये गलत हो गया। चुनौती जब कोई भला करते, लड़कियों के बारे में सेम समझते सब कुछ, तो सही था। लैंगिक भेदभाव को कम करता है, तो बढ़ावा देता है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, अरे कहाँ समानता कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है इसमें, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अटल का मतलब यहाँ फिक्स, मतलब जो चैप्टर फिक्स हैं उन्हीं के अलावा और कुछ नहीं, इधर उधर का नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ये तो गलत है। प्रगतिशील कक्षा एक अच्छी कक्षा मानी जाती है। ठीक है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, मतलब कंपटीशन कराओ विद्यार्थियों में आपस में। बोले 10 क्वेश्चन दिए, कौन पहले लगाया कौन बाद में लगाया, किसके ज़्यादा आएंगे। इससे तो क्या रहता है कि जो कक्षा का माहौल ख़राब होता है। जो बच्चे रहते जो मान के चलो किसी के ज़्यादा किसी के कम, तो आपस में ही वो इस तरीके का भेदभाव करने लगा, अरे मैं तुमसे होशियार हूँ, मैं तुम ऐसे करके। तो ये भी गलत है। यहाँ पे ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए, ये सही है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा विकल्प, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में। ठीक है, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। नामांकित नेगेटिव वर्ड था, तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है इसमें, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। ठीक है, लेब-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना डॉट क्या, मतलब विकल्प देखो इसमें क्या योजना है। ये लेब-वाइगोत्स्की संबंधित है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। बच्चों को अधिगम के लिए नहीं, गलत। ठीक है, इसके लिए अधिगम के लिए पहाड़ यानी आधारभूत संरचना का काम करेगी, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे इसके फोल्डिंग इंग्लिश में देखो, लेब-वाइगोत्स्की ने 2 टर्म बताए थे, इसके फोल्डिंग एट ZPD। तो अब इसमें जब इशारा एक वाहवाही की कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इस तरीके से इशारा कर रही है, तो उस गतिविधि के दौरान छात्रों को उत्साहवर्धन होगा। ठीक है, तो ये इसके फोल्डिंग है, शुरुआती मदद में काम आएगा। इसके फोल्डिंग का मतलब है शुरुआती मदद में, जो मतलब मदद मिलती है किसी काम में। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। और बाकी देखो, छात्रों के प्रति ये कोई मतलब नहीं, लेब-वाइगोत्स्की से अधिगम प्रक्रियाओं के अर्थहीन होगी, ये भी कोई मतलब नहीं। यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो।
अगला प्रश्न है हमारा इसमें, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखो यहाँ बच्चों के संदर्भ में, समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, देखते हैं। पहला, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही बात है। समाजीकरण का परिवार जो प्राथमिक कारक माना जाता है और जबकि विद्यालय द्वितीय कारक माना जाता है, क्योंकि समाजीकरण मतलब जो कुछ भी सीखता है सबसे कार बच्चा कहाँ सीखता है, अपने परिवार से, तब जाके विद्यालय से सीखता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा परिवार से न सीख के डायरेक्ट विद्यालय में ही सीखने लगे, ऐसा नहीं होता है। परिवार से सीखता है, मातृभाषा सीखता है, अपने क्रियाकलाप छोटी छोटी चीज़ें सीखता है बच्चा। तो यहाँ पे परिवार को प्राथमिक कारक माना जाता है जबकि द्वितीय कारक विद्यालय को। पहला विकल्प सही है। और कौन कौन थे इसमें, ये तो गलत हो गया। विद्यालय समाजीकरण प्राथमिक बिल्कुल नहीं है, समकक्षी समाजीकरण प्राथमिक और परिवार समाजीकरण का द्वितीय बिल्कुल गलत, द्वितीय थोड़ी प्राथमिक होता है। परिवार एवं जनसंचार दोनों, यानी परिवार और मीडिया दोनों समाजीकरण द्वितीय करना ही गलत। ठीक है, यहाँ पे पहले ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है। मतलब जो बहुविकल्पी प्रश्न वगैरह आपसे पूछें तो उससे बुद्धि लब्धि नाप जाएगी, नहीं होगी ना। वैसे भी इसमें केवल बढ़ दिया तो ये गलत हो गया। अगला देखो, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती। मतलब अगर आप एक चीज़ में होशियार है, मान के चलो आप फिजिक्स में हैं, तो आप क्या इंग्लिश में भी हो सकते हैं क्या, नहीं ना, तो ये भी गलत है। यहाँ पे बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, ये सही है। यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। बहुबुद्धि का सिद्धांत मतलब बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशा, मतलब कई प्रकार से। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, किसी की किस बुद्धि काम करती है तो किसी किस तरह से। ठीक है, कोई किसी में आगे तो कोई किसी में आगे, तो यहाँ पे हमारा तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा इसमें, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के ... के चरण को दर्शाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 लेवल बताए थे, 3 चरण बताए थे अपने सिद्धांत में। ठीक है, एक प्री कॉन्वेंशनल, दूसरा कॉन्वेंशनल, तीसरा पोस्ट कॉन्वेंशनल। ठीक, प्री कॉन्वेंशनल में नैतिकता कैसे आती थी, जैसे बच्चों को भय रहता था कि मम्मी हमें मारेगी, ठीक है, तो बड़ों से नमस्ते करना चाहिए, इस तरीके से। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें लॉरेंस कोहलबर्ग के किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए दूसरे। और कॉन्वेंशनल में जो, ठीक है, कॉन्वेंशनल अवस्था, इसमें क्या होता था कि मतलब दूसरों ने कहा कि मान के चलो जैसे कि आप उस पे हैं, सिग्नल स्टॉप है, रुका हुआ हो आप सड़क पे, सिग्नल के दौरान पुलिस सिग्नल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, समाज के लिए अच्छी बातें हैं। क्योंकि ये दूसरों से सीखी थी। तो बच्चा किस दूसरे स्टेज में है, यहाँ पे दूसरे चरण में है, सॉरी कॉन्वेंशनल है। यहाँ पे दूसरी विकल्प सही है। प्रथापूर्व ये गलत है, इंग्लिश में देखना है क्योंकि हिंदी में समझ में नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। अमूर्त संक्रियात्मक ये तो है ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है यहाँ पे। यह आपका दूसरा विकल्प सही भी हो गया, कॉन्वेंशनल। ठीक है, प्रथागत। अगला प्रश्न देखो, इसमें अगला प्रश्न है हमारा, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में ... के महत्व पर जोर देता है। लेव वाइगोत्स्की साहब हैं, तो वो किस पे जोर देते थे, विकल्प देखो, वो सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। ठीक है, ना तो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड था उनका सिद्धांत, ना तो संतुलीकरण इक्विलिब्रेशन, ये तो जीन पियाजे में आता है, ना तो इससे था गुणारोपण। तो यहाँ पे बचा क्या, सांस्कृतिक उपकरण यानी कल्चरल टूल्स। कल्चरल टूल्स में क्या क्या आ जाते थे, भाषा आ जाती थी, मैप आ जाता था, ठीक, कैलकुलेटर, ये कल्चरल टूल्स माने जाते थे। भाषा मेन में होती थी इसमें। यहाँ पे पहला विकल्प सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक रचनाओं को ... के
रूप में वर्णित करते हैं। अब देखो जीन पियाजे हिसाब से है यहाँ पे। पहला क्या विकल्प, मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिय संबंध, तीसरा विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ये तो किसमें आता है, ZPD, लेब-वाइगोत्स्की, ZPD स्कीमा। जीन पियाजे से संबंधित क्या है, स्कीमा। ठीक है, यहाँ पे चौथा विकल्प सही हो जाएगा। जीन पियाजे स्कीमा क्या होता है, स्कीमा जो बच्चे अपने दिमाग में जो चीज़ों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनको बिठा लेते हैं, उनके अलग अलग प्रकार से स्कीमा बनते रहते हैं दिमाग में। ठीक है, जो संरचनाएं फीड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे बच्चे को एक बॉल दिखाओ, ठीक है, तो बॉल का स्कीमा उसके बन जाएगा। इसके बाद उसे बैट दिखाओ तो बैट का बन जाएगा। कोई भी चीज़ दिखाओ और उसे बताओ उसके बारे में, तो उसका एक स्कीमा बन जाता है। तो यहाँ पे वही पूछा है, तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसमें क्रिया करने से होता था, मतलब क्रिया करने से पूर्व वाली अवस्था, बच्चा क्रिया नहीं कर पाता था। ठीक है, वो उसमें देखो क्या क्या विकल्प है। अमूर्त सोच का विकास, अमूर्त तो सोच फॉर्मल स्टेज में होता था। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा। इसके बाद विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित और निगमनात्मक सोच यानी परिकल्पना, ये भी लास्ट वाले चरण में होता था। ठीक है, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध रखने की, ये भी किसमें, मूर्त में होता था। ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे दूसरा विकल्प विचार और सोच में केंद्रीकरण। अब सोच में केंद्रीकरण का मतलब यहाँ ये हो गया, जैसे कि बच्चा इस स्टेज में क्या करता था, जैसे कि किसी चीज़ के बारे में उसे बताओ तो उसी पे ध्यान केंद्रित रहता था। जैसे कि कुत्ता होगा घर में और उसकी माँ कहीं जा रही होगी थोड़ा काम के लिए, तो उस माँ ने बताया, बेटा उस कुत्ते को देखना, किचन में ये बिस्कुट वगैरह सब चीज़ें रखी हैं। तो अब वो कुत्ते को देखेगा, ये नहीं सोचेगा कि ये बिस्कुट खा लेगा, जबकि कुत्ता सब बिस्कुट खाए जा रहा है। तो एक जगह उसका ध्यान केंद्रित हो पाता है। यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। देखो यहाँ पे, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। केवल वर्ड आ गया, केवल विद्यालय से होता है, विकास नहीं होता ना, तो केवल आ गया तब भी गलत। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ये भी गलत, इसमें भी केवल आ गया। विकास बहुआयामी होता है, ये सही है, चौथा विकल्प। विकास के कई आयाम होते हैं, जैसे संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, ठीक है, शारीरिक पक्ष हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें कई आयाम होते हैं, विकास के कई क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। पहला विकल्प है सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। ठीक है, इसके बाद यहाँ इंग्लिश में देखते हैं, सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। दूसरे में देखो, अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त, मूर्त अमूर्त, सांवेदिक, अमूर्त मूर्त। तो यहाँ पे देखो सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले कौन सी, सेंसरी मोटर स्टेट, इसके बाद तुम्हारा क्या नाम, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती थी, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। तो यहाँ पे क्या क्रम है, पूर्व संक्रियात्मक किसी में दिया नहीं, तो यहाँ पे कौन सा पहला विकल्प सही हो जाएगा। पहले सेंसरी, फिर कॉन्क्रीट, सांवेदिक में जिसमें सेंस के द्वारा बच्चा पता लगाता था, छूकर, आँख से देखकर। इसके बाद अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई थी जिसमें बच्चा क्रिया करने की पूर्व अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक जिसमें कॉन्क्रीट वस्तुओं को दिखाएगा तब सोच गए उसी के बारे में। अमूर्त में यानी कल्पना करके सोचने लगता बच्चा। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। अधिगम की प्रक्रियाओं में बाधा के रूप में बिल्कुल नहीं देखना है, कि जैसे बच्चे अलग अलग IQ वाले होते हैं, अलग किसी का दिमाग किसी प्रकार से चलता है, तो उन्हें बाधाओं के रूप में देखना चाहिए। नहीं, अगर प्रगतिशील या समावेशी कक्षा है तो उसमें बिल्कुल बाधाओं के रूप में नहीं देखना उसे। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, मतलब इससे क्या होगा कि अध्यापक सही से पढ़ा नहीं पाएगा, तो ये भी गलत है यहाँ पे।
योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, मतलब इससे समझ जाओगे कि मतलब जो होशियार हैं वो अलग, वो जो थोड़े कम हैं कमज़ोर हैं उनको अलग, ये समूह नहीं बनाने हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। विभिन्नता को क्या किस प्रकार देखना चाहिए, अध्यापन अधिगम परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एक समावेशी कक्षा में डॉट डॉट पर जोर होना चाहिए। देखो किसमें, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अभेदी समरूपी निर्देशों, इसे सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलगाव, मतलब बिल्कुल गलत बात है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान, बिल्कुल सही बात है। जहाँ बच्चों के अवसर की बात आ जाए उसे आराम से आंखें मीच के टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखो, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 2016 में, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, 2016 में आया था। तो उसमें अब देखो विकल्प में क्या पूछा है, कौन सा उपयुक्त, मंदित छात्र नहीं, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता, किसमें तीसरा विकल्प सही है। दिव्यांगता, पहले विकलांग बोला जाता था, फिर इसके बाद क्या बोलने लगे थे, दिव्यांगता। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है, ये मोदी सरकार में हुआ था। अगला प्रश्न देखो, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अधिगम कठिनाइयों से छात्र जूझते हुए छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए अध्यापक को, समझो क्या, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। अगर कोई कठिन चीज़ है और बच्चे को नहीं आ रही समझ में, उस टाइम क्या दृश्य सामग्री का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। संरचना शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए बिल्कुल। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, ये भी बिल्कुल व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनानी चाहिए। जैसे कि एक बच्चा कमज़ोर है, एक होशियार है, तो जो कमज़ोर है उसको बराबर में लाने के लिए उसको कुछ अलग से कुछ बताएं, ठीक है, जिससे कि उसके बराबर में आ सके। अब इसमें क्या नहीं पूछा है ना, तो शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, तो यहाँ पे ये चौथा विकल्प हो जाएगा। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल मतलब कठिन संरचनाओं का प्रयोग, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है, ये चौथा विकल्प सही है, नेगेटिव का भाई नेगेटिव। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न इसमें, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता क्या है बताओ। इसमें पहला विकल्प कम परिज्ञानता यानी बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता, अपसारी चिंतन, ठीक है। सृजनात्मकता, अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि फैलाव, ठीक है, कई प्रकार से सोचना। तो सृजनात्मकता तभी तो आएगी जब आप कई प्रकार से सोचेंगे। एक मतलब आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया, एक के कई आंसर आप बताएंगे उसे, ठीक है, ये नहीं रटा रटाया भाई। तो यहाँ पे अपसारी चिंतन सही है सृजनात्मकता के लिए, ठीक है, जिसमें कई प्रकार से सोचा जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न इसमें विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु, विविध पृष्ठभूमि अधिगमकर्ताओं संबोधित, एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। टालने वाली बात है गई, ये क्या है, गलत, बिल्कुल नहीं टालनी चाहिए। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, बिल्कुल सही है। सभी के लिए मानकीकृत गलत होता है, बिल्कुल नहीं। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे कौन सा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध किया जा सकता है।
देखो विकल्प में क्या बताया, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर दे के। लगातार अभ्यास क्या नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। लगातार अभ्यास बिल्कुल नहीं करना, उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। समस्या को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा। अटल का मतलब यहाँ क्या है, फिक्स है। तो मतलब जो समस्याओं को हल हेतु फिक्स प्रक्रियाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, जो प्रक्रिया में जो निर्धारित है उसी से बोले करो, ये नहीं, एक चीज़ के कई प्रकार से सॉल्यूशन होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, बिल्कुल सही है यहाँ पे बात, बढ़ावा, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव वर्ड रहता है। और विद्यार्थियों के डर की भावना पैदा करके, अच्छा विद्यार्थियों को डराओ, उससे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ठीक। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अभिप्रेरणा, ठीक है, मोटिवेशन, क्या बच्चों को दंड देकर, अरे यार गलत है, दंड तो बिल्कुल नहीं देना है, अभिप्रेरित हो जाएंगे क्या, वो नहीं होंगे। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, अच्छा तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप मतलब बच्चों को सरल सरल चीज़ें दे दो तो क्या वो उसके अंदर मोटिवेशन वाली भावना जाग जाएगी, नहीं तो ना, कर जरूर लेगा लेकिन नहीं होगी ना। यंत्रपद याद रखने पर जोर देकर, याद रखने वाला मैटर आ गया तो भी गलत हो गया यहाँ पे। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ठीक है, मतलब यहाँ मास्टरी ऑर्बिडेंट गोल, मतलब आपके सामने ऐसा ऐसा लक्ष्य है, तुम इसे पा सकते हो, ठीक है, ऐसे करके तभी उसके अंदर मोटिवेशन आता है। यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, शर्मिंदगी का, यानी शर्मिंदगी डॉट डॉट का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। संज्ञान के अंतर्गत तो ही आती है ना शर्मिंदगी, संज्ञान से कोई संबंध नहीं, गलत यहाँ पे ये। शर्मिंदगी के संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही है, संज्ञान पर नकारात्मक, ठीक है। संज्ञान का मतलब क्या होता है, जानना होता ना। सब शर्मिंदगी होगी आपके अंदर, ठीक है। आप जब जैसे मान के चलो कोई बच्चा क्लास में पढ़ा रहा हो, वो पढ़ रहा हो, कोई टीचर पढ़ा रही हो, कभी कभी क्या करते हैं, लड़कों को लड़कियों के सामने शर्मिंदा कर देते हैं टीचर लोग, तो उस टाइम पे उसके क्या उस जो कुछ जब जानकारी बता रही होंगी तो एकदम तो दिमाग में नहीं जाता बिल्कुल, और अपने आप में एक गलत प्रभाव पड़ता है उसका। तो ये चीज़ यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, याद करने का मतलब नेगेटिव, ठीक है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, खोजना क्या वर्ड है, पॉजिटिव। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। खोजो कुछ ना कुछ तो प्रभावशाली माध्यम माना जाएगा। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, गलत बात है। अनुकरण नकल दोहराना, अनुकरण नकल वाला मैटर आ गया, ये गलत है। यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा विकल्प, ठीक है, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, चलो देखो अगला प्रश्न है, एक अध्यापका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों से संबंधित प्रश्न है, विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि उनके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। कि अगर मान के चलो एक अध्यापक पढ़ा रही है किसी क्लास में, उसको गलतियों को पता चल गया, या एग्जाम लिया उसने, पेपर लिया, कुछ कुछ प्रश्न दिए, उनसे बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं, तो उनके आधार पर क्या हुआ है, दंड की मात्रा निर्धारक बोले अगर इसने गलती की इसको इतनी लाठी पड़ेगी, इसने नहीं की तो इसको, तो ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखो, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, बिल्कुल सही है इस, ठीक है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, बिल्कुल। गलती करके ही तो बच्चा सीखता है जीवन में, कोई भी हो, सबने गलती की होगी, तो त्रुटियों को पॉजिटिव लेना है, ना कि गलत लेना है, उन्हें एक अवसर के रूप में देखना है।
अगला, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्र दूसरे छात्र अलग कर सकती है। गलत, बिल्कुल नहीं करना है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर, केवल वर्ड आ गया तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है इसमें, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब डॉट डॉट सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। इसके बाद वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, तब तो यार उन्हें कठिनाई कुछ भी नहीं होगी। जो पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे उन्हें तो और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, उत्सुक होंगे, अरे यार मैडम आज ये पढ़ाएगी यार, चलो। अगला देखो, अधिगम सामाजिक संदर्भों में हो, बिल्कुल समाज से रिलेटेड कुछ बताया जाए। ठीक है, समाज की, पर्यावरण से रिलेटेड, तो यहाँ पे ये भी सही है। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या, सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, यहाँ पे ये गलत हो गया। बच्चों को सीखने में कठिनाई जब होती है जब सूचनाओं को अलग अलग, मतलब कोई अगर बात बता रहे तो उसे कई टुकड़ों में बांट दो तो कन्फ्यूज हो जाएगा ना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। उच्च उत्तेजना, उच्च भय, भय आ गया, भय का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे गलत हो गया ये। निम्न उत्तेजना, उच्च भय, ये भी इसमें उच्च भय आ गया, हटाओ इसे। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, ये सही है। संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भय नहीं होनी चाहिए। यहाँ कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, तो ये भी गलत है। यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प। ठीक है, यानी अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कब मानी जाएगी, जब संतुलित उत्तेजना हो, मतलब एक संतुलित प्रकार से उत्तेजित हो उस अवस्था अधिगम की, जब हाँ यार हमको ये सीखना है, ये वो कोई भय ना हो। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। यार कितना गलत बात है यार, क्यों नहीं होती भाई। बच्चों के पूर्ण रूप से वैक्सों पर निर्भर करते, बच्चे मतलब पूर्ण रूप से अपने से जो बड़े हैं एडल्ट पे ही निर्भर होते हैं, बिल्कुल गलत बात। स्वयं के जीन पियाज ने बच्चों को वो वैज्ञानिक माना है, एक नन्हा वैज्ञानिक माना है कि अपनी स्वयं क्रियाएं करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे जो रहते हैं छोटी छोटी दीवारों पे कुछ लिखने लगते हैं, तो अपने ही तरीका से तो वो सीखते हैं, किसी ने बताया उन्हें कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो। तो ये क्या, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते, बिल्कुल सही बात। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कौन सा तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। योग्यता सुधार्य, योग्यता अटल, मतलब जो योग्यता फिक्स हो तो गलत हो गई। यहाँ पे फिक्स चीज़ हो तो वो क्या है, गलत मानी जाती है। कोई चीज़ फिक्स नहीं है भाई, पर प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल गलत बात। असफलता अनियंत्रित, बिल्कुल गलत। यहाँ पे योग्यता सुधारी, मतलब योग्यता को सुधार, यहाँ पे पहला विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ोतरी करने में सहायक है। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा, जहाँ कंपटीशन वाली बात आ जाए वो क्या, नेगेटिव। अगला प्रश्न देख, वो अगला विकल्प है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होनी चाहिए। बारंबार परीक्षाएं, मतलब बार बार परीक्षा रहने से क्या संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होगी, नहीं होगी। अन्वेषण और संवाद, मतलब खोज विधि और संवाद से संकल्पनात्मक बढ़ोतरी होगी, कल्पना करने लगेंगे बच्चे। यहाँ पे कौन सा चौथा विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 28। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है, चलो भैया, स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा
और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य दर्शाता है। ये लेव वाइगोत्स्की से लिया गया है, प्राइवेट स्पीच से संबंधित है, जिसमें स्वयं से बात करते हैं या बड़बड़ाते हैं। तो यहाँ पे देखो, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता बिल्कुल नहीं, स्वनियमन, इसके बाद आत्मकेंद्रता ये भी नहीं, ईगो सेंट्रिज्म जो तो किसका था, जीन पियाजे साहब का था, मनोवैज्ञानिक विकार ये भी नहीं, स्वनियमन मतलब स्वनियमन का सेल्फ रेगुलेशन, इसका मतलब उसी से हो जाता है प्राइवेट स्पीच के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, नामांकित वर्ड आ जाए तो उसे काट देना है। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, बिल्कुल नहीं बांटना है भैया। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये सही है। मूल्यांकन पद्धतियों मतलब परीक्षाओं पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, जब परीक्षा ली जाती है उनका लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतों के आवश्यकताओं की पहचान कर सके, भाई इस किस लिए कमज़ोर है, ये कहाँ कमज़ोर है, ठीक है, इसको क्यों नहीं आया ये सवाल। इसी तरीके से परीक्षा का लक्ष्य होना चाहिए जो परीक्षा लेते हैं टीचर लोग बच्चों की। अगला पुरस्कार वितरण हेतु अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, मतलब पुरस्कार वितरण हेतु मतलब पुरस्कार के लिए, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को केवल आनुवंशिकता पर, बिल्कुल नहीं। केवल पर्यावरण पर, केवल वर्ड है तो गलत हो ही जाना है। न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण, ये भी गलत हो गया। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो किसके वजह से होती हैं, आनुवंशिकता की वजह से भी हो जाती हैं, पर्यावरण के से भी हो जाती हैं। मैंने जब पढ़ाया था आनुवंशिक और पर्यावरण के बारे में, तो मैंने बताया था जहाँ आनुवंशिकता और पर्यावरण दिया हो उसे क्या कर देना है, सही, ये ट्रक है यहाँ पे, चौथा विकल्प सही है, ठीक है। आइए आज के लिए बस इतना ही, सभी को मेरा जय हिंद। ये अच्छा प्रैक्टिस सेट था, ये 2021 जुलाई फर्स्ट पेपर का सेट था, ठीक है, जो ऑफलाइन हुआ था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, सभी को मेरा जय हिंद।